नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चिरानिया क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा दोस्तों आपको विदित है कि हमने क्लास 10th की आरबीसी की बुक को स्टार्ट कर रखा है। इसके बाद हम एनसीईआरटी की बुक का भी अध्ययन करेंगे और हमने मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित तथ्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मौर्य काल के जो शासक थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था और अब हम अध्ययन करेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन के जो कारण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे टॉपिक पर चलते हैं कि अशोक के बाद 50 वर्षों तक कमजोर उत्तराधिकारी। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य रूप से कारण थे कि 50 वर्ष तक वहाँ पर कमजोर उत्तराधिकारी प्राप्त हुए। अशोक के बाद कुणान शासक बना, जिसे दियादान में धर्मवीरदून कहते हैं। देखिए, सम्राट अशोक के बाद जो शासक बना वह था कुणान। कौन था? कुणान, जिसे दियादान में धर्मवीरदून कहा जा सकता है। राजतरंगिणी में जिसके लेखक हैं कलहण के अनुसार उस समय शासक जालौक कश्मीर पर शासन करता था। राजतरंगिणी के अनुसार आपको पता है कि कश्मीर पर जो शासन किया करता था उसका नाम था जालौक। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासन बना। कुणान अंधा होने पर उसके पुत्र संप्रीति और दशरथ ने मगध शासन किया। नागार्जुनीय गुफाएं आजीविकाओं को दान में दी गई। देखिए, दशरथ जो इनके पुत्र कुणान के जो पुत्र थे संप्रीत और दशरथ, और नागार्जुनीय गुफाओं में आजीवकों को दान में दी थी उन्होंने। अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर था। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अंतिम मौर्य सम्राट था वो कौन था? वृहदर था। ब्राह्मण मंत्री पुष्य शुंग ने हत्या कर मगध को शुंगवंश की स्थापना की। तो अंतिम मौर्य सम्राट वृहदर था, जिसकी हत्या है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और वहां पर मगध में किसकी स्थापना कर दी थी? शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये तो हो गए मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करने वाला वंश कौन सा था? मौर्य वंश था। कौन सा था? मौर्य वंश। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि मौर्य वंश ने सर्वप्रथम भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। कौटिल्य ने 7 अंग बताए थे राज्य के कितने अंग बताए थे? 7। उसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। राजा द्वारा पुरोहित और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो चरित्र में की जांच के बाद की जाती थी, इसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो राजा द्वारा पुरोहित और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती थी, उसके चरित्र की जांच के लिए एक प्रशिक्षण किया जाता था। उस प्रशिक्षण का नाम था उपदा परीक्षण। कौन सा परीक्षण था? उपदा परीक्षण। यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करते समय चरित्र की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता था? वह परीक्षण था उपदा परीक्षण। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन। तो अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिला, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। देखिए, तीर्थ किसे कहते हैं? जो अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसमें 18 विभागों का उल्लेख हमें मिला है। उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थ कहा जाता है। इसका अध्यक्ष है वो महामात्र कहलाता था, और इसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज ये शामिल थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे उनमें थे मंत्री, पुरोहित और सेनापति और युवराज। तो ध्यान में रखने वाले कि केंद्रीय प्रशासन था मौर्य काल में, उसमें अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। और तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था उसको महामात्र कहा जाता था। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो तीर्थ थे उनमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज थे। समाहर्ता, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। समाहर्ता का कार्य क्या था? समाहर्ता का कार्य था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और तथा वार्षिक बजट तैयार करना। वर्तमान वित्त मंत्री के समान ये पद था।
जो समाहर्ता का जो पद था वो कैसा पद था? वर्तमान वित्त मंत्री की तरह कार्य करता था। इसका कार्य था राजस्व को एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। समागम समान करता था, एकत्रित करना, संहार का अर्थ यहां पर एकत्रित करना, लेना, जिसे आपको राजस्व ध्यान में रह जाए कि आय व्यय से संबंधित डेटा ये अपने पास रखता था। वर्तमान वित्त मंत्री के समान ये पद हुआ करता था। इसके बाद हम बात करें कि सन्निदाता। सन्निदाता क्या होता था? ये कोषाध्यक्ष को बोलते थे। किसको बोलते थे? कोषाध्यक्ष, जो साम्राज्य के विभिन्न भागों का कोषाग्रह और अनाग्रह बनवाना था। इसका कार्य क्या था? विभिन्न विभागों में कोषाग्रह और अनाग्रह संबंधित जानकारी रखना सन्निदाता को थी, जिसको कोषाध्यक्ष कहते थे। अर्थशास्त्र में 26 विभागों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है उसमें 26 विभागों का उल्लेख किया है और आपको इन अध्यक्षों और इनके विभागों को ध्यान में रखना चाहिए। यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो अध्यक्ष आ रहा है वो है सीता अध्यक्ष और यह कृषि संबंधित विभाग से संबंधित था। इसको याद रखने के लिए आप ध्यान में रखिए कि सीता माता वो कहां से आई थी? जमीन से पैदा हुई थी, तो जमीन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कृषि से संबंधित होगा। इस प्रकार ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सीता अध्यक्ष किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखना चाहिए आपको कि कृषि से संबंधित विभाग था। फिर पणीय अध्यक्ष व्यापार से संबंधित था। ये निश्चित है, पणीय का जहां भी नाम आएगा वहां व्यापार से संबंधित होगा। और सूत्राध्यक्ष अर्थात सूत्र का अर्थ होता है धागा और धागा हो जाएगा कताई बुनाई से संबंधित विभाग को कहा जाता था। लूणाध्यक्ष, देखिए लूण मारवाड़ी भाषा में लूण बुच्चड़ खाना, मांस चमड़े आदि को साफ करने के लिए आपको पता है नमक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता है। तो लूणाध्यक्ष आप ध्यान रखना कि ये बुच्चड़ खाने से संबंधित है। अगला आ रहा है विविधताध्यक्ष, ये चारागाह से संबंधित विभाग था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान में रखना है वो विभाग आपका लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा जारी करने का कार्य करता था। तो लक्षणाध्यक्ष को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लक्षणा अध्यक्ष है वो है क्या करता था? मुद्रा जारी करने का कार्य करता था। तो मुद्रा विभाग से संबंधित था लक्षणा अध्यक्ष। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको सीता अध्यक्ष विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और एक लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा। और 8वीं की बात करें तो वह वन विभाग से संबंधित था। 8वीं ये वन विभाग से संबंधित था। फिर पोता अध्यक्ष और बंदवा अध्यक्ष ये और बंदना अध्यक्ष ये और अध्यक्ष थे। इसके बाद हम बात करें कि युक्त और उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी थे। ये देखो एक युक्त होता था और एक उपयुक्त होता था। ये क्या थे? निम्न स्तर के कर्मचारी थे। जैसे वर्तमान में 3rd ग्रेड और तो ये ऊपर नियंत्रित कार्य महामात्य और अध्यक्षों के नियंत्रण में कार्य किया करते थे। अब बात करते हैं हम मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। तो प्रांतीय प्रशासन अशोक के समय मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है कि अशोक के समय मगध साम्राज्य में कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? तो 5 प्रांत थे। शासन राजवंशीय कुमार जो शासन किया करता था प्रांतों में उसे शासन कुमार या आर्यवर्त पदाधिकारी द्वारा किया जाता था। उनको कुमार या आर्यवर्त पदाधिकारी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो मुख्य रूप से प्रांतीय शासन में जो 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है उन प्रांतों में उत्तरापथ जिसको दक्षशिला के नाम से जाना जाता, अंतर्वित्री राष्ट्र जो उज्जैनी और कलिंग तोसली। इसके बाद दक्षिणापथ स्वर्णगिरी और मध्य प्रदेश जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। प्रांत विषयों में विभाग था जिसे विषयपतियों के अधीन माना जाता था। प्रांत के जो विषय थे उनका बंटवारा किया गया था जो विषयपतियों के अधीन में आया करते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी है उसको स्थानिक कहा जाता था। तो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो सरकारी कर्मचारी होता था, उसको स्थानिक नाम से जाना जाता था। जो समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। समाहर्ता कौन था? जो आय व्यय का ब्यूरो रखता था। इसके बाद हम बात करें कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, उसका मुखिया गोप कहलाता था। मौर्य साम्राज्य में
प्रशासन की जब सबसे छोटी इकाई थी उसको गोप कहा जाता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। गोप का जो गोप था उसके नीचे 10 गांवों का प्रशासन को संभालने का कार्य किया करता था। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको हम स्थानिक कहते हैं, जो समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। समाहर्ता का कार्य था आय व्यय का ब्यूरो रखना और बजट तैयार करना, इसका कार्य था, जो वर्तमान वित्त मंत्री के समान कार्य करता था। तो यह था मौर्य प्रशासन का प्रांतीय प्रशासन। अब हम बात करते हैं नगर प्रशासन की बात। तो नगर प्रशासन मैगजीन के अनुसार नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जिसमें 6 समितियां थी। ध्यान रखना है कि मैगजीन ने कितने सदस्य बताए नगर प्रशासन प्रबंधन में, तो 30 सदस्य बताए हैं। 6 समितियां थी, एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, तो टोटल सदस्यों की संख्या 30 थी। ध्यान रखने वाली बात है। तो नगर प्रशासन में महत्वपूर्ण जो बात ध्यान में रखनी है उसमें रखना है कि शासन प्रबंधन में 30 सदस्य होते थे, उनमें 6 समितियों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करें सैन्य व्यवस्था की, तो यह 6 समितियों में विभक्त था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। यह समिति सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। सैन्य व्यवस्था में 6 समितियों में विभक्त थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। समिति के 5 विभागों की देखरेख करती थी। पैदल, अश्व, हाथी, रथ तथा नौसेना, ये 5 विभाग थे। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतरपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतरपाल कहा जाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी यही कहते थे। तो सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतरपाल कहा जाता था, सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापकी कहा जाता था। मैगजीन, जिसकी पुस्तिका का नाम था इंडिका, के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। तो मैगजीन ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल और 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं हम, तो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था का स्रोत है वो सम्राट हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सम्राट। और न्याय व्यवस्था 2 पार्टों में बांटी गई थी, एक धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंठ शोधन। धर्मस्थलीय न्यायालय होते थे, उनका दीवानी अदालतों न्याय करते थे, चोरी डकैती लूट मामले के जो सास मामले जो कार्य करते थे उनको हम सास कहा करते थे। और कंठस्थल फौजदारी अदालत 3 प्रदेष्टि और 3 अमात्य मिलाकर न्याय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र और जनपद न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। नगर का जो न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक महापात्र और जनपद का जो न्यायाधीश होता था उसको राजू कहा जाता था। और आपको पता है सर्वोच्च जो न्यायालय था वो पाटलिपुत्र में था, यह आपको ध्यान में रखना है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कानून व्यवस्था के 4 अंग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ये 4 मुख्य रूप से अंग थे। इसके बाद हम बात करें कि मौर्य समाज, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैगजीन की इंडिका, अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। 4 वर्णों के अलावा अन्य जातियां निषद, पाठस्थ, रथकार, छत्र, विधेयक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात करें कि मैगजीन की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण किया है, जो 7 जातियों में किया है। तो मैगजीन ने जो 7 जातियां बताई उनमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगरी या शिल्पी और सैनिक, निरीक्षण, सभापति, अन्य शासक बताए हैं मुख्य रूप से। तो मौर्य काल में ये मैगजीन इंडिका में भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा गया था। तो मौर्य काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो दयनीय स्थिति थी। तो दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाले पार्ट में हम शुंग वंश की बात करेंगे। तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।